हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज कक्षा जो आपके 9 है उसके गणित का जो भी वार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है उसका आज फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी के साथ देखेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके इस बार पेपर पैटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पर आपके एक एक नंबर के प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी रही है। आपके यहाँ पर जो 14 यानी 14 प्रश्न है, 14 क्या 15 प्रश्न आपके ऐसे जो एमसीक्यू के आगे हैं, यानी आपके ऑप्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 7 प्रश्न आपके ऐसे हैं जिसमें यस नो देना है, सिर्फ इतना सा 7 नंबर वहां से कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ देखिए 10 प्रश्न ऐसा है साथियों जिसमें सिर्फ रिक्त स्थान वाले हैं। कितने हैं साथियों? रिक्त स्थान के हैं, यानी कि ऐसा देखा जाए तो 10 यहाँ से हो जाएंगे 15 यानी 25 और 25 से और 7 ये हो जाएगा 32। 32 के अलावा और देखें तो अपन 33 यानी लगभग 33 मार्क्स के प्रश्न आपके एक एक नंबर का। यानी पेपर पैटर्न बहुत अच्छा था। यानी आराम से जिस बच्चे को छोटा छोटा बेसिक आता है, कॉन्सेप्ट पता है, वो आराम से इसके अंदर पास हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो प्रश्न आपके अच्छे बैठे भी है। अगर जिन्होंने वो वन शॉट की जो क्लासेस अपने चैनल के ऊपर डाली थी वहां से देखी है, क्योंकि वहां मैं बेसिक के साथ साथ बड़े बड़े छोटे छोटे प्रश्नों को कवर कर रहा था, तो उनसे आपके बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे खासे बैठे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उनका जवाब किस प्रकार से देना है। तो साथियों, बात करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखता जाएगा, मैं यहाँ देखता जाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप अपने ऑप्शन देखते जाइए कि आप कितने सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है? इसका सिंपल सा तरीका बता रखा है। आपको एक ही काम करना है कि रूट में आने वाली संख्या को देखना जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो। देखो 2/4 तो परिमेय है, p/q। फिर बात करते हैं रूट 3। अब रूट 3 ऐसी संख्या जिसमें 3 आपको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो इसको, तो इसका मतलब ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि आपके फर्स्ट वाले में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा बे, ठीक है। क्योंकि रूट 9 आ रहा है आगे, तो रूट 9 हमें पता है कि बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, यानी इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 3/4 ऑलरेडी परिमेय संख्या है। तो जब भी रूट वाली संख्या आती है तो एक ही दिमाग लगाना है कि रूट से बाहर निकलती है या नहीं निकलती। अगर रूट से बाहर नहीं निकल रही है, वर्गमूल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखो, 9 सही 3/2। ये प्रश्न साथियों गलत छप चुका है, इसका आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। 9 सही 3/2। अब इसमें क्या करना है? इसको हल करना। देखिए साथियों, एक मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को हम हल कैसे कर सकते हैं? तो इसको सरल भिन्न में चेंज कर सकते हैं। जैसा दे रखा उसके अकॉर्डिंग तो मिश्र भिन्न है। बाकी क्या पता क्या सोच करके जो आपका पेपर सेट करने वाला है उसने इसका रखा है, एग्जामिनर ने क्या पता किस हिसाब से सोच कर रखा। बाकी देखने में ये मिश्र भिन्न लग रही है और इसको सोल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों? 21, और 21 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 10.5 आएगा। कितना आएगा साथियों? 10.5 आएगा। और 10.5 आपके किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है साथियों, तो ये आपके बोनस है। क्या है साथियों? ये आपका बोनस रहेगा। यहाँ पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ये गलत छप चुका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों, निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। तो देखो पहली संख्या -7/8, ये तो ऋणात्मक है। दूसरी है 7/-8, ये भी ऋणात्मक है, कहीं पर भी एक माइनस आ रहा है। फिर तीसरी देखो -7/-8, ये भी ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि आपको माइनस दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस कट रहा है। भोले साथियों इधर देखो, -7 और माइनस का, ये माइनस से माइनस कट गया है, तो ये 7/8। बताओ ये धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ? अगला आपका -8/7 दे रखा हो तो ऑलरेडी माइनस है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कौन सा प्रश्न है? तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। कौन सा है? तीसरा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुपद x की घात 4 7x² - 20 की घात बताओ। सिंपल सी बात है साथियों, बहुपद की घात का मतलब होता है कि आपके जो चर चल रहा है, यानी एबीसीडी जो अक्षर चलते हैं उसकी जो अधिकतम घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। तो यहां पर देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो आपके बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? 4 हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बे, यानी चौथे में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों चौथे में राइट ऑप्शन हो जाएगा बे, यानी आपका 4 आंसर सही आएगा। बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी।
फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखना, निम्न में से कौन सा निर्देशांक चतुर्थ पाद में स्थित होगा। चतुर्थ पाद का मतलब होता है चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने आपको 4 चतुर्थांश, ये सवाल तो अपन ने बहुत ही अच्छे से किया था, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। अब चौथे चतुर्थांश में आने वाले पॉइंट यानी बिंदु की क्या खास बात होगी, तो उसके लिए देखो x क्या आएगा, तो x तो प्लस का आएगा, और y क्या आएगा, तो y माइनस का आएगा। तो ऐसा बिंदु देखो जहां x प्लस का और y माइनस का हो, तो x प्लस का हो और y माइनस का हो, तो ये आपका दे हो जाएगा। देखो 4,-7, 4,-7, x प्लस का है, y माइनस का 4,-7, यानी कि आपका जो प्रश्न है ये पांचवा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन दे हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, बिंदु 3,-4 की y अक्ष से दूरी बताओ। जब भी ऐसा सवाल आता है, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, 3,-4, इसकी मुझे y अक्ष से दूरी चाहिए। कहां से चाहिए, y अक्ष से। y अक्ष से दूरी पूछ रहा, तो आपको x वाला मान बताना है। तो x वाला मान कितना, 3, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3। वो तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मुझे ये पूछता कि x अक्ष से दूरी बताओ, कहां से बताओ, x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -4, यानी उल्टा मान बताना। हमेशा ध्यान रखें, x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला मान बताना है, y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला मान बताना है। इतना सा दिमाग में रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला सवाल देखो, ये तो हो गया है, नोट तो क्या करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली तो कोई बात है नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, फिर अपन आगे देखते हैं। अगला सवाल साथियों संतुष्ट करने वाला सवाल है कि आपको यह देखना है कि कौन सा हल है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। आपको एक समीकरण दे रखी, क्या दे रखी साथियों, दो चरों वाले रेखिक समीकरण दे रखी है। जैसे यहां पर मैं लेता हूं x + 2y = 6, x + 2y = 6। हमें इसको संतुष्ट करने वाला हल बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 1,2। ये सवाल मैंने अच्छे से कराया था, आपके जो 1 शॉट थे उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें x और y का मान दे रखा है, उसको इसके अंदर रखना है। जब आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाती है, वही इसको संतुष्ट करेगा। जैसे अपन ट्राई करते हैं, देखना। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा हमें 1,2, क्या दे रहा है 1,2, तो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, इतना तो आपको पता है। तो इसको पुट करो, x की जगह कितना लिखोगे 1, तो यह आ जाएगा 1 + 2, y की जगह कितना लिखोगे 2 बराबर कितना 6, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 बराबर 6। हो सकता है क्या, नहीं। तो ये हल आपके संतुष्ट नहीं करेगा। फिर इसी प्रकार जैसे दूसरा देखो 2 और 1, ये भी नहीं करेगा। तीसरा देखो, इसमें तीसरा बताता हूं मैं ना, 2,2 कौन सा है, 2, इसको पुट करोगे तो x की जगह 2 + 2, y की जगह भी कितना देगा 2 बराबर कितना 6, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 बराबर 6, यानी ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, संतुष्ट करने वाला हल हो जाएगा। तो संतुष्ट करने वाला हल किस प्रकार से देखते हैं आपको पता चल गया होगा। तो सातवें ऑप्शन के अंदर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सातवें के अंदर आपका हो जाएगा से ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर 8वें प्रश्न पर आ जाओ, समीकरण 2x + y = 5 में x = 1 है तो y का मान निकालो। कुछ भी नहीं करना है, x का मान दे रखा है, x की जगह चेप दो, y का मान आ जाएगा। जैसे बात करते हैं 2x + y = 5, 2x + y = 5, x बराबर ये कह रहा भाई साहब कि 1 है, तो y कितना होगा ये मुझे बताना है। कुछ भी नहीं करना, x का मान लिखो, 2 x की जगह लिखूंगा 1 + y ऐसा कैसा बराबर कितना चल रहा है, तो 6, 2 एकम 2 + y बराबर कितना देगा 6, y चाहिए तो 2 को उधर पटको, तो y बराबर आ जाएगा 6 - 2। पटकने के लिए थोड़ा रूल चलता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं पटक सकते। तो y बराबर आ जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं y का मान कितना आ गया है, 4 आ गया। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके, ओ माय गॉड यहां तो दिक्कत कर दी। अच्छा सॉरी, यहाँ 5 चल रहा है। मैंने देखो ऑप्शन कैसे सेट नहीं हो रहा, यहाँ 5 चल रहा है। क्या चल रहा है, 5। तो 5 में से आपको 2 घटाने हैं, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मैंने सोचा एक और बोनस आ गया, देखिए आपके, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इतनी गलती भी नहीं होती है। तो 3 का आ रहा, अच्छा ऑप्शन ए में 3 आ रहा। तो आपके ये कौन सा प्रश्न था, 8वां प्रश्न था। तो 8वें के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 8वें में क्या आ जाएगा, ए, है ना। खुशियां मना रहे होंगे ना, आपके प्रश्न बड़े राइट हो रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है, सॉरी एक चित्र दे रखा है, पी क्यू आर एक सरल रेखा पर बना हुआ है। तो ठीक है, एक्स का मान निकालता है। ओके, अभी कर लेते हैं इसको, यहाँ से क्लियर कर लेता है। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ऐसा मस्त फोटो खींच लेना इसके, फिर अपन इसको क्लियर करते हैं ना। अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अगले सवाल में क्या है, हमें पी क्यू आर एक सरल रेखा दे रखी है। क्या दे रखी है साथियों, पी क्यू आर एक सरल रेखा दे रखी है। तो हमें यह बताना है, यहाँ देखो ये इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी है हमें। एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है, पी क्यू आर ये एक सरल रेखा है। यहाँ पर बहुत सारे कोण है, जैसे एक 30 डिग्री है, एक आपका 3x है,
कितना है 3x है, एक आपके 2x है, ऐसे इतनी प्रकार की ये व्यवस्था दे रखी है। मुझे सिर्फ क्या करना है तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट है साथियों, रेखिक कोण युग्म, यानी एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर बनने वाले, एक ही ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इतना सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मैं इसको जोड़ूंगा 30 प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 और कारण चेप देंगे रेखिक कोण युग्म। वैसा आपका एमसीक्यू वाला है तो ज्यादा कोई लपड़ा है ही नहीं, इतना करना ही नहीं है। 30 में आप ये जोड़ो, सॉरी ये ऐसा कैसे ही रहेगा, 30 जुड़ तो सकते नहीं, अलग अलग जाति के तो जुड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। ये 30 ऐसा कैसा, 3x 2x ये जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा बराबर 180। तो 30 को उधर पटको, 5x बराबर 180 माइनस 30। अब 5x बराबर ये आ जाएगा 150, मुझे x चाहिए तो ये गुणा में तो उधर भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 बट्टा 5, तो 5 तेरी 15 1 0 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दे। ये कौन सा प्रश्न है आपके 9वां प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है 9वां, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा प्यारे साथियों, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके दे। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज PQR में R कोण Q से बड़ा है। पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं, जैसे मैंने त्रिभुज बना लिया, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोण R है वो Q से बड़ा है, ठीक है कोण R। अब बड़ा कोण कौन सा है, जैसे ये बड़ा लग रहा है तो इसको यहां ले लो, ये बड़ा कोण है तो R, और ये Q और ये P। अब मुझे बताओ यहां पर देखिए कोण R है, ये जो कोण R है वो कोण Q से क्या है बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। इसका मतलब आपके QP के हो या PQ को, इसमें क्या बोल रहा है ये PQ बोल रहा है ना, तो आप भी PQ लिख दो। इसका मतलब PQ बड़ी होगी, क्या होगी PQ बड़ी होगी, लेकिन किससे बड़ी होगी, छोटे वाले कोण से बड़ी होगी। तो छोटा वाला कोण क्या है आपके बताओ, इसके सामने क्या है, तो ये आ जाएगा आपके पास PR, क्या आ जाएगा PR। तो ये जो PQ है वो PR से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। PQ है जो PR से बड़ा। हमेशा ध्यान रखो कि बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बड़ी होती है, क्या होती है बड़ी। ये कोण बड़ा है ना, कोण बड़ा है तो भुजा बड़ी, तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी आपके पास PQ भुजा। तो PQ भुजा, छोटा कोण कौन सा ये, तो भुजा भी ये क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो PR छोटी हो जाएगी किससे PQ से, PQ बड़ी हो जाएगी PR से। हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PQ ग्रेटर देन PR, यानी बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके 3 कोण दे रखे हैं 80 90 110, चौथा कोण ज्ञात करना है। अरे भाई चौथे कोण में क्या समस्या है, चारों कोणों का योग तो आपको पता है ना। जब आपको ये पता है कि 4 कोण का योग क्या होता है तो चौथा कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन सिंपल सी बात यह करते हैं, जैसे आपको चारों कोणों का योग चाहिए, तो मान लेते हैं कि मुझे चौथा कोण नहीं पता है, चौथा कोण मैंने मान लिया x, ठीक है। तो सबको जोड़ लो, तो मैं क्या करूंगा 80 में 90 जोड़ूंगा, 90 में क्या जोड़ूंगा तो मैं इसमें 100 जोड़ूंगा, 100 में क्या जोड़ूंगा तो x जोड़ूंगा, और टोटल मुझे पता कितना होगा तो 360 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एक 360 डिग्री होता है। अब जोड़ो इनको, 8 8 16 और 17 170, 170 में 100 जोड़ो तो कितना आ जाएगा तो 270 आ जाएगा। यह आ जाएगा 270 प्लस x बराबर 360 हो जाएगा। इस 270 को उधर घटा लो उसमें से जाकर के, तो घटा देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा तो 360 माइनस 270, x बराबर कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, इसमें 90 डिग्री आ रहा है ना, कितना आ रहा है 90 डिग्री आ जाएगा। 70 जो 100 बचेगा यहाँ से, जो एक और कम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो रफली, अगर नोट करना हो तो, बाकी फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका अगला प्रश्न देखिए, हमें एक मिश्र बिंदु दे रखी है 16 सही 3/4। लो एक और आपको बोनस मिल चुका है। यहां पर भी वही लपड़ा कर दिया साथियों। देखो मिश्र बिंदु को सरल कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, 16 चौक 64, 64 और 3 कितना होता है 65, तो 65/4 करेंगे तो मामला गड़बड़ होगा, यानी पॉइंट में संख्या आ रही है और आपको ऐसा कुछ यहाँ पर दे ही नहीं रखा, ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, तो ये आपका बोनस हो गया, क्या हो गया बोनस हो गया। फिर आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा a है तो अर्ध परिमाप क्या होगा। देखिए अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप, और समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा a दे रखी है, मेरी बात सुनो, अगर हमें तो पता ना तीनों भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा a है तो दूसरी भी है तीसरी भी है, अगर मैं इसका परिमाप पूछ लूं, ये भी इस दोनों चीजें पूछ दी आपके इसमें पेपर के अंदर, परिमाप भी पूछ लिया है और अर्ध परिमाप भी पूछ लिया है। तो परिमाप पूछे तो आप क्या बोलोगे a प्लस a प्लस a, बाउंड्री को जोड़ लो तो आ जाएगा 3a,
और अर्ध परिमाप पूछे तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप पूछेंगे तो हम आधा कर देंगे, तो 3a/2 करेंगे। और ये अपना कौन सा ऑप्शन है, तो 3a/2 यानी दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा 3a/2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे के प्रश्नों को देखते हैं अपन, और भी है एमसीक्यू का सवाल। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूंगा, एक बार आप इसको नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है और यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्या है साथियों क्लियर है। तो अपन इसको करने का प्रयास करते हैं। हमें चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त दे रखा है, एओ भी 150 डिग्री दे रखा, तो हमें एसी भी ज्ञात करना है, यानी मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब इसको कोण को ज्ञात कैसे करेंगे साथियों, ये व्रत वाला प्रश्न है। व्रत वाले प्रश्न में एक चीज हमें पता है कि किसी भी यहां पर चाप के द्वारा, जैसे मैं एक चाप ले रहा हूं साथियों, ये वाला यहां से लेकर के ये चाप, ये दीर्घ चाप, इस चाप के द्वारा मुझे ये चीज पता है कि इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है साथियों, वो आपके वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है साथियों, दुगुना होता है। यानी इसके द्वारा यहां पर कितना कोण अंतरित किया जा रहा है, तो इस चाप के द्वारा कोण अंतरित किया जा रहा है साथियों, ये वाला कोण, जिसको अपन बोलेंगे इस प्रकार का ये कोण। तो यहां पर इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहां पर इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, तो इस कोण का मान निकालने का एक ही तरीका कि टोटल कोण कितना आपके पास, तो आप बोलोगे सर 360 है टोटल, तो इसमें से आप 150 को घटा दो ना, तो 150 को आप घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, यहां पर 150 को घटा दो तो ये आपको मिलेगा 210 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 210। अब मुझे ये पता चल गया कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो 210 है। अब मुझे यह भी पता है कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है, वो क्या होता है, यहां पर अंतरित कोण, यानी इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो या फिर ऐसा कह सकते हो कि परिधि पर अंतरित जो कोण होता है वो केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। अगर यहां 210 है तो 210 का आधा करूंगा तो मेरे पास आएगा 105। तो बताओ यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां बनेगा आपके 105 डिग्री का कोण। तो आपका एसीबी जो हो जाएगा साथियों वो 105 डिग्री का हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट काम में लिया गया है कि चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो आपके वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, या फिर शेष भाग पर अंतरित कोण होता है वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट अपन ने अपनी वृत्त वाली क्लास जो मैंने लास्ट टाइम पर सेंड करी थी उसके अंदर डिस्कस किया था, इस तरह का प्रश्न की ऐसा सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहां अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों से ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न कौन सा था, तो ये प्रश्न था 14। अब देखिए साथियों, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, पहले आप समांतर चतुर्भुज बना दो, जैसा कि सवाल कह रहा है एबीसीडी है, तो ये समांतर चतुर्भुज ले लिया, मेरी मर्जी से ए बी सी डी मैंने बिंदु दे दिए। ये कह रहा है कि अगर ए आपका 70 डिग्री है, कोण ए 70 डिग्री है, तो बताओ आप कोण बी के बारे में क्या कह सकते हो, कोण बी, तो कोण बी कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो मुझे कोण बी थे। यहां देखना साथियों, समांतर चतुर्भुज में यहां आसन कोण होते हैं, ये दोनों कौन से कोण होते हैं, आसन कोण, और इनका जो योग होता है साथियों वो 180 डिग्री होता है। अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितने डिग्री का हो जाएगा, कितना रखा था 110, तो आप 110 रख दो, कितना होगा, तो 110, तो ये आपका कोण बी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 110 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, आसन कोण। या फिर ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि जैसे ये दो समांतर रेखाएं हो गई है, ठीक है, इसको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बढ़ने वाले अंत्य कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। या फिर हमेशा ध्यान रखो कि समान चतुर्भुज के अंदर ये जो कोण होते हैं ये आसन कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो हमें एक 70 दे रखा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तभी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बे, यानी जो 10 आपका 15वां प्रश्न था इसके अंदर, ये तो था आपका 14वां, 15वें प्रश्न में आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन बे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बे, 110 डिग्री। तो इसको नोट करो। फिर अपन सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को भी यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, देखना आपने एक एक नंबर के सत्य असत्य के प्रश्न है, इनको अपन देखते हैं। यहां कारण आपको कुछ नहीं बताना, केवल सत्य और असत्य कथन छांटने। प्रत्येक बहुपद द्विपदीय होता है, ये प्रश्न गलत है साथियों। द्विपदीय यानी दो पद का होना जरूरी नहीं है, बहुपद 3 पद का भी हो सकता है, 4 पद का भी हो सकता है, 1 पद का भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दे, प्रत्येक बहुपद द्विपदीय हो जरूरी नहीं है, ये कह रहा होता है, तो ये असत्य है। तो पहला आपका हो जाएगा साथियों असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। तो पहला हो जाएगा आपका असत्य। असत्य पे मैं माइनस क्रॉस लगाऊंगा और सत्य पे अपन राइट का चिन्ह लगाएंगे। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, बिल्कुल राइट बात है।
मैंने बताया था कि बहुपद जितने घात का होगा ना उतने ही उसके शून्यक होंगे। रेखिक बहुपद एक घात का होता है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, एक। अगर यहां आ जाता द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक हो जाएंगे, दो। त्रिघात में कितने हो जाएंगे, तो तीन। हमेशा ध्यान रखना रेखिक बहुपद में एक शून्यक ही होता है। तो ये आपका दूसरा जो प्रश्न है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए समीकरण x बराबर 0 का एक हल 5,0 हो सकता है क्या, यह हमें बताना है सत्य है या असत्य है। यानी हमें एक समीकरण दे रखी है x बराबर 0, x बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हमें इसका हल बताना है कि ये 5,0 हो सकता है क्या। तो ये हल नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि x का मान 0 दे रखा है और x का मान 0 दे रखा है। तो यहां अपन क्या करेंगे, मैं x बराबर 0 दे रखा ये समीकरण है, हमें बताना है कि यहां देखिए 5,0 है वो इसका हल है या नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो, हम कैसे चेक करते हैं हल है या नहीं है। तो हम ये चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमें मान दिया गया उसको समीकरण में रखते हैं और यदि समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम करेंगे ये इसका हल है, बाकी नहीं है। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे ही मैं x की जगह, देखो ये x और ये y है, x की जगह कितना लिखूंगा 5 बराबर कितना चल रहा है 0। क्या 5 बराबर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। और हमें क्या कह रहा है, हमें सवाल में कह रहा है कि ये इसका हल है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा साथियों, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, पहला आपका सत्य था, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा असत्य हो जाएगा। कैसे असत्य हुआ पता चल गया ना, हमें कह रहा हल है, हल तभी होता है जब संतुष्ट करता है। हमने वैल्यू पुट करके देखी, एक्स की जगह एक्स लिखा तो बराबर नहीं आया, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये इसका हल नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गलत बात है। यहां देखो अपन बात करते हैं कि जैसे चौथे सवाल में एक बिंदु मैंने ले लिया, ये यहां से मैंने एक रेखा ये खींच दी, दूसरी ये खींच दी, तीसरी एक खींच दी, चौथी एक। हमेशा ध्यान रखिए कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये प्रश्न भी आपका कैसा हो जाएगा साथियों, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग यानी असत्य हो जाएगा। फिर आगे देखो, एक किरण की लंबाई सीमित होती है, गलत बात। क्योंकि किरण क्या होती है, किरण किसी एक बिंदु से निकलती है और अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो बताओ इसकी लिमिट कहां हुई, यानी ये सीमित नहीं होती है। तो ये बोल रहा है सीमित होती है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। यानी कि आपका पांचवा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। फिर छठा देखिए, 8 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। बिल्कुल, जिस गोले की त्रिज्या r हो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ये तो सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरी बात सुनो, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान, और वृत्त में तो एक ही चीज चलती है, त्रिज्या। अगर दोनों की त्रिज्या ही सेम हो चुकी है तो फिर तो दोनों कैसे आएंगे, एक 3 सेंटीमीटर का दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का, तो बताओ उनके सभी अंग समान हुए कि नहीं हुए, परिधि भी वही आएगी, क्षेत्रफल भी वही आएगा, और उनके अपन बात करते हैं त्रिज्या व्यास सब होके वही आएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर समान त्रिज्या के वृत्त है तो वो आपके क्या होते हैं साथियों, सर्वांग सम होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, तो सत्य कथन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को अपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहां पर देखना रिक्त स्थान वाले सवालों को देखते हैं। 1/9 और 2/9 के बीच यानी मध्य में परिमेय संख्या, इनके मध्य में परिमेय संख्या। अब देखो साथियों, ये सवाल यहां पर देखिए 1/9 और 2/9, यहां पर इनके बीच में परिमेय संख्या अपन बहुत सारी ज्ञात कर सकते हैं। 5 भी ज्ञात करते हैं, 4 भी ज्ञात कर सकते हैं, 6 भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें पूछा कि इनके बीच में परिमेय संख्या, तो आपको बीच में परिमेय संख्या निकालने का मैंने क्या तरीका बता रखा है कि आप क्या करो कि पहले देखो कि आपका हर दोनों का बराबर है कि नहीं है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, जो बटा में होती है वो संख्या सेम है कि नहीं। तो यहां पर सेम है, तो अगर सेम है और ऊपर आपको गैप पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो ऊपर वाले गैप को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा कर लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 10 एक कम 10, और 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, और 9 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, 11/10 90 भी हो सकती है, 12/90 भी हो सकती है, 13/90 भी हो सकती है, ऐसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहां इस एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर बिल्कुल बीच में परिमेय संख्या चाहिए ना,
इन दोनों के मध्य के अंदर चाहिए, बिल्कुल बीच में चाहिए। तो उसके लिए भी एक तरीका हो सकता है कि जब भी बिल्कुल बीच में परिमेय संख्या हो ना, तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता रखा कि दोनों संख्या को जोड़ करके 2 का भाग देते जाएंगे तो बीच बीच में परिमेय संख्या आती जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/9 और 2/9 को जोड़ेंगे और उसके अंदर किसका भाग दे देंगे, तो उसके अंदर पर भाग दे देंगे 2 का, तो बीच में आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहां भी 9 यहां भी 9, तो एलसीएम में भी कितना आएगा 9, तो ये आ जाएगा 9। अब 9 का भाग 9 में एक बार 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 9 का भाग 9 में एक बार 1 को 2 से गुणा करूंगा 2, और इनके बटा में क्या चल रहा है 2। 2 और 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 3 होता है। 2 और 1 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 बटेवा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसके बटेवा में क्या चल रहा है, तो इसके बटेवा में चल रहा है आपके पास 2 चल रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास देखो 2 है तो 2 के बटा में मैं 1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि हर संख्या के बटा में 1 होता है। तो ये देखो ऐसा रूप हो गया P/Q, फिर वापस आ गया Q/R। तो इसको क्या करते हैं अपन, तो P/Q ऐसा कैसा, और ये भाग जाता गुणा में, और Q/R का हो जाता R/Q। तो वो प्रोग्राम यहां करेंगे तो 3/9 तो ऐसा कैसा भाग जाएगा गुणा में, 2/1 का हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। तो ये 3 एकम 3, 3 छंग 18 यानी 1/6। तो बिल्कुल बीच में आपके परिमेय संख्या 1/6 हो जाएगी, बिल्कुल अगर बीच में चाहिए होगी। बाकी ये भी आपके क्या है, सत्य मानी जाएगी, इनको रॉन्ग नहीं किया जाएगा। तो बीच में परिमेय संख्या पूछी तो यही होगी, ठीक है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, बहुपद 4x² - 5x और +3 का x का गुणांक बताओ। हमें बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद पे विचार करते हैं। बहुपद देखिए 4x² - 5x +3, 4x² - 5x +3। हमें किसका गुणांक पूछा है, x का गुणांक पूछा है। ऐसे सवाल बहुत अच्छे किए थे अपन ने, ठीक है। जिसका भी गुणांक पूछा है उसके पास जाओ धीरे से। तो आपको x का गुणांक पूछा है तो समीकरण में ढूंढो पहले, तो x कहां है, तो आप देखोगे ये गुणांक का मतलब होता है गुणा में चलने वाला। तो x के गुणा में चलने वाला कितना है 5, और इसके साथ में कौन आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस। कौन आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये चिपका हुआ रहता है इसके, ठीक है ना, इसको छोड़ता नहीं है, ठीक है। जहां भी जाएगा इसके साथ साथ जाएगा, ठीक है। तो माइनस बहुत खराब चीज है, जिसके भी ज्यादा प्लस होता तो वो क्या थोड़ा आराम वाला आदमी है, उसको ऐसी कोई यूं नहीं है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस खराब चीज है। ये अगर किसी कोष्टक के बाहर आ जाता ना, इसका मतलब पूरे कोष्टक में तबाही लेकर आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो जैसे अंदर जाएगा ना, सारे चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खराब चीज है, तो इसको है ना साथ साथ में रखना पड़ता है, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, माइनस अगर कभी भी चल रहा है तो गुणांक पूछा है तो वो माइनस को आपको साथ में लिखना है ना। तो ये आ जाएगा -5 इसमें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा x का गुणांक है -5। फिर दे रखा कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सवाल अपन ने किए थे कि 2 निर्देशांक अक्ष होती है, एक x अक्ष होती है, दूसरी आपके y अक्ष होती है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ये पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ध्यान रखो, दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां ये नहीं पूछा है कि प्रत्येक किसी समबाहु त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग। तो अगर अंत्य कोणों का योग पूछता ना, तो कोई सा भी त्रिभुज हो 180 डिग्री चेप दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन यहां ये पूछा जा रहा है साथियों कि कोई त्रिभुज समबाहु है, क्या है, समबाहु, यानी सभी भुजाएं इनकी क्या है, समान है। तो हमेशा ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो सभी कोण बराबर तब हो पाएंगे जब उनको 60-60 डिग्री लेंगे, क्योंकि 60-60 को जोड़ेंगे तभी जाकर के 180 डिग्री होगा। तो प्रत्येक कोण कितना होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो वो होता है 60 डिग्री का। फिर देखिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये आपके विकर्णों के, इसमें गुणों के बारे में है। चतुर्भुज के जो भी अपन ने बहुत डिटेल से किया था, हर एक का देखा था, समलंब क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इनके विकर्णों की क्या विशेषता होती है, एक एक चीज अपन ने वन शॉट के अंदर साथियों क्लियर की थी। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समद्विभाजन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। बराबर बराबर जीवाएं बराबर बराबर कोण अंतरित करती है। यहां पर इसको देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा देखना। जैसे ये वृत्त है और एक जीवा मैंने ये ले ली और एक जीवा ये ले ली, तो यहां देखना ये और ये, इन दोनों जीवाओं के द्वारा जो अंतरित कोण होगा वो क्या होगा प्यारे साथियों, वो कोण बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो समान कोण अंतरित करती है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इसका परिमाप, भाई ए तीनों को जोड़ दो ना, समबाहु है ना, समबाहु का मतलब होता है ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अभी हाल ही में अपने पीछे सवाल किया था, परिमाप पूछ रहा है, तीनों भुजाओं को जोड़ लो, ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना लिखेंगे तो प्यारे साथियों, तो वो आ जाएगा 3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3a।
फिर प्रश्न है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली बात तो आर त्रिज्या का अर्धगोला है। अर्धगोले के अंदर दो होते हैं, देखो एक तो होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण जिसको बोलते हैं कुल पृष्ठ। अगर अर्धगोले के अंदर वक्र पृष्ठ बोलता तो 2 पाई आर स्क्वायर, मेरी बात को ध्यान से सुने, यहां बात करते हैं। अगर अर्धगोले के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता। हमें पूछ रहा है कि अर्धगोले के अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं संपूर्ण, तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये सवाल भी आपके आ चुका है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इन तीनों में आपको कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर ले, ठीक है। इस प्रकार से इनको अपने को बताना है। फिर बोल रहा है कि 8 त्रिज्या और h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताओ। सूत्र के ऊपर 3 से 4 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं, यानी जिसके कुछ भी क्लियर नहीं है, फॉर्मूले भी क्लियर है ना, वो पास हो जाएगा। जिसने सूत्र याद कर रखा है साथियों, प्रश्नावली के हर एक प्रश्नावली के सूत्र क्लियर है, आराम से वो पास हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चाहे उसने पूरा सवाल अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, केवल फॉर्मूले उसने ढंग से याद कर लिया तो पास हो जाएगा। ऐसा शानदार और इतना इजी पेपर आपका बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यह देखना 8 त्रिज्या और h ऊंचाई के शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है, देखना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्या? ओके, क्लियर दिख रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपके क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण में क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज के, तो सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर नहीं होता है, ऐसा अपन नहीं कह सकते कि बराबर होंगे, ठीक है। उसमें योग 180 डिग्री आता है, ये जरूर अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, पहली बात तो पहली बात चक्रीय चतुर्भुज की बात करते तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, कहां होने चाहिए, चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें जो सम्मुख कोण होता है ना, इसके बारे में कहानी की जाती है कि इनके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां तक अपन ने ये क्लियर कर लिया साथियों। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इन चीजों को अच्छे से नोट कर लो, मैं यहाँ से इसको बोर्ड को क्लियर करूंगा। फिर अब आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं। 1-1 नंबर वाले सारे प्रश्न हो गए आपके, एमसीक्यू हो गया, सत्य हो गया, और रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अच्छे से नोट करो इनको। अब 2 नंबर वाले सवालों को करने का अपन प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर से प्रश्न नंबर 4, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए यदि व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा हो। व्यास दे रखा साथियों, आपको त्रिज्या नहीं दे रखी, थोड़ा ध्यान दे, यानी कि आपको व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 का भाग दे दो, कितना देगा, 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, गोले का आयतन, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है प्यारे साथियों, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बहुत सारे पाई आर स्क्वायर भी लिख देते हैं ना, तो यहां देखना 4/3 पाई की वैल्यू चेप दो, 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब आपको आर को 3 बार लिखना है, तो आर का मान 7 है, तो 7 और 7 और 7 3 बार आएगा। एक 7 आपके कट चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा अपन इसको सोल्व कर देते हैं। इसको दोनों को गुणा करो, कितना आ रहा है, तो यह आ गया 88, इंटू इसको गुणा करो, कितना आ रहा है, तो यह आ रहा है 49, और बटेवा कितना चल रहा है, तो 3 चल रहा है। तो इस प्रकार अपन जब इसको सोल्व करेंगे, 88 को 49 से गुणा करके 3 का भाग देंगे, तो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। तो प्रोसीजर कुछ इस प्रकार रहेगा, हमें फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करनी है, कटिंग करनी है, और लास्ट में गुणा भाग करके आंसर लेकर के आना है। तो ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को अपने को करना है 2 नंबर का आपके, यानी कि फॉर्मूला बेस। मैंने बोला ना, अगर सूत्र आपको याद है और आपको छोटा मोटा जानकारी पता है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, तो देखो कितना आसानी से आप 2 नंबर यहाँ कमा पा रहे हो। आ रही है ना बात समझ? तो छोटी छोटी चीजें आपको पता है, तो आप आराम से इस पेपर के अंदर 50 से 60 नंबर लेकर के आ सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर्वसमीका वाला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिए कैसे करना, केवल वो समझा के छोड़ रहा हूं मैं इसको, कि हमें क्या करना है, 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी बात सुनो, इसको सामान्य गुणा की तरह अगर आप करके आ जाओगे, कि सामान्य गुणा की तरह अपन ने कर लिया, तो आपको वहां 0 मार्क्स मिलेगा। सर्वसमीका का उपयोग करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको 90 + 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको सर 90 + 6 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक सर्वसमीका लग रही है, ठीक है, केवल वो बता देता हूं मैं क्या लग रही है। तो आप बोलोगे सर यहां x + a
और x प्लस बी का रूप दिख रहा है। सवाल को देख करके सुगंध आ जानी चाहिए कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है। तो x प्लस है इंटू एक्स प्लस बी, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर आता है आपके पास यहां देखना a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाला रूप चलता है। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है प्यारे साथियों 90, तो यह आ जाएगा 90 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, ए कितना है देखो 5 और b कितना है 6, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स कितना चल रहा है तो 90, ठीक है, प्लस ए बी का मतलब a इंटू बी, 5 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 6, तो सोल्व कर लो इसको, यह आ जाएगा 8100, ठीक है ना भाई, 9 का स्क्वायर 81, 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 5 छंग 30, और 30 इंटू 90 कर लो, कितना आ जाएगा 9 तेरी 27, ये सॉरी 5 अंक 30 क्या 5 अंक 6 कितना 11, 11 इंटू 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 नमा की 99 और 0 990, प्लस 5 अंक कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है 5 अंक 30 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लो, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8100, तो ये रहा अपने पास, पीछे से जोड़ दो 0, फिर दहाई के स्थान पर ये 3 और 9 कितना हो जाएगा 11, 12 में आप ऐसा करो यहाँ 0 है तो 12 का 2 लगा दो, हासिल का क्या हो जाएगा 1, यहाँ फिर देखो 9 और 1 10, 10 ने 1 11, 11 का 1 हासिल का 1, 8 ने 1 9, तो यह आ जाएगा 9120 आपके फाइनली आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, सर्वसमीका का, उचित सर्वसमीका का प्रयोग कर करके वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सेकंड वाला ऑटोमेटिक आप कर लोगे, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखना 104 इंटू 106 हमें क्या बोल रहा है, आपको दे रखा है 104 को 106 से गुणा करना है। तो पहले आप इसको ऐसा करो 104 और सॉरी 96 है, 96 106 नहीं 96, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूं, 100 में से 4 घटाऊंगा तो छिन्न आएगा। तो यहां अलग सर्वसमीका लग रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखिए x प्लस ए सॉरी ये लग रही x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, यानी 10,000, माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना 4 तो 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, अब 10,000 में से आप 16 घटाओगे तो 9,984 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 9,984 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। यानी हमने एक उचित सर्वसमीका का प्रयोग कर करके देखो इन दोनों को कितनी आसानी से सोल्व कर दिया। तो आपको सर्वसमीका याद है तो आप फटाफट देखो कितना आराम से काम कर सकते हो। ये आपके दो नंबर यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे गुणनखंड वाला सवाल है उसको करते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो यदि आपको जरूरत लगे तो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब गुणनखंड वाला सवाल करते हैं। हमें एक संख्या दे यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये है ना। तो बड़ा आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। गुणनखंड करने का तरीका आपको बहुत बार बता दिया मैंने कि बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो। देखिए साथियों तरीका समझ लेना, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 12 आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो संख्या ऐसी सोचनी जिसको गुणा करने से ये 12 मिल जाए और उसको जोड़ू या घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 12 को गुणा करने से क्या, किसको गुणा करें तो 12 आएगा, तो 6 इंटू 2 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, ठीक है, और 12 एकम 12 भी 12 होता है। आ रही बात सुन। अब हम इसमें से कौन सा पेयर ले, कौन सा जोड़ा हम ले, तो वो डिपेंड करेगा कि बीच में क्या आ रहा है। तो क्या 6 और 2 से 7 ला सकता हूं, तो नहीं ला सकता हूं, तो इसको आप कैंसिल करो। क्या 12 और 1 से 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 4 और 3 से 7 आ सकता है। अब ये सोचो कि मुझे माइनस का 7 चाहिए, माइनस का बाद में सोचना है, सबसे पहले तो अंक पे चलो, है ना। अब मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो 4 और 3 का क्या करूं कि माइनस 7 हो जाए, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 होता है। तो फाइनली टुकड़ा हमें मिल चुका है 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और फिर बाद में प्लस 1, ऐसा कैसा, प्लस 1 अपनी जगह, 12x स्क्वायर अपनी जगह, इसके टुकड़े अपन ने कर लिए, और टुकड़े करने का तरीका ये चलेगा। अब दो दो के जोड़े बनाओ और उसमें से कॉमन लो। यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो अंक तो 4 कॉमन आ रहा है और x दोनों में, तो x भी कॉमन आएगा। 4 का भाग 12 में कितनी बार, 3 बार, x का भाग x स्क्वायर में x बार, माइनस माइनस 4x से 4x एक बार कटा, ऐसा लगा। अब यहाँ देखो ये माइनस, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो एक सब जगह कॉमन होता है, एक का भाग सब में जाता है, तो माइनस 1 इसमें कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 3x में 3x बार,
माइनस प्लस माइनस और 1 का भाग 1 में एक बार। हमेशा यही ध्यान रखना साथियों, गुणनखंड करो तब ये दोनों डिब्बे सेम आने चाहिए। ये भी 3x माइनस 1 आ रहा है, ये भी 3x माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा हो, अंक का लफड़ा हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप गलत चल रहे हो। ठीक है, यहाँ देखो इस कोष्टक को ही कॉमन ले लो, तो इसको कॉमन ले लूं तो 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 4x और यहां से बचेगा -1। तो फाइनली हमें इस द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड मिल चुके हैं, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लास 10th के लिए भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ 2 नंबर देके जा रहा है, इसका मतलब क्लास 10th में भी आपको 2 नंबर देख करके ये जाएगा। तो इसको अच्छे से बिठा लेना, गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये जो सवाल है ना साथियों, इसके अंदर 7वां सवाल है। ये आपके हाफ ईयरली के अंदर आया था और वहां पर 6 नंबर का आया था, और यहाँ पर वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है ना, तो समझ जाओ आप, है ना। तो k का मान ज्ञात करना है, x का मान दे रखा, y का मान दे रखा, समीकरण दे रखी। देखो 2x + 3y बराबर क्या दे रखा है, k दे रखा है। और ये सवाल अपन ने यहाँ पर डिस्कस भी किया था, अपनी जो क्लास थी ना वो 1 शॉट वाली, उसमें भी किया था मैंने। आपके जो क्विज डालता हूँ उसके अंदर भी ऐसा प्रश्न डाला था मैंने। तो यहाँ पर देखिए x बराबर तो हमें दे रखा 2 और y बराबर हमें दे रखा है 1। तो मुझे k का मान ज्ञात करना, तो कुछ भी नहीं करना, x का मान x की जगह, y का मान y की जगह पुट कर दो। x की जगह 2 लिखोगे तो 2, ये 2 लिख दिया, y की जगह कितना लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, बराबर क्या है k, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, k का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये k के मान वाला सवाल हो गया। फिर इसके साथ साथ हमें क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए एस 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 नियम लिखिए। तो एस एस नियम क्या होता है साथियों, यदि दो त्रिभुज, देखिए साथियों, दो त्रिभुज एस 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 जो आपके ट्रिपल एस सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम होंगे यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सिंपल सी बात, अगर भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं, तो वो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी साथ अगर ये ना पूछ के एंगल 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 बोलता तो दो त्रिभुज एंगल 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 सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, तीनों ही संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल एस सर्वांग समता कसौटी। तो यहां पर ये अपना हो गया, इसको नोट कर लो। अब मैं एक अगला प्रूव करने वाला सवाल है उसको बताता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगला सवाल करते हैं साथियों, ये सवाल के अंदर क्या दिया गया देखना, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर, देखिए मैंने समान आधार ले लिया बीसी, ये आपका एबीसी ऊपर हो जाएगा और डीबीसी नीचे हो जाएगा, दोनों एक ही आधार के ऊपर स्थित है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है साथियों, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भी समद्विबाहु यानी ये भी दो भुजा बराबर है और ये भी समद्विबाहु यानी इनकी भी दो भुजाएं बराबर है। मुझे ये शो करना है कि एबीडी है वो एसीडी के बराबर है। ये सवाल आपने 1 शॉट में से सीधा सीधा उठा हुआ है, वहां अपन ने जो महत्वपूर्ण सवाल किया था ना उसमें से ये प्रश्न आया हुआ, सेम डिटो सवाल अपन ने किया था। कुछ भी नहीं करना है, मुझे इस एबीडी कोण को इस एसीडी कोण के बराबर लेकर के आना है। क्या प्रूव करना है वो बात यहाँ लिख देता हूं मैं, कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये दोनों चीजें मुझे बराबर लेकर के आनी है। तो अपन इनको बराबर लाना चाह रहे, तो ऐसा सवाल जब भी आता तो आप ये देखो कि जिस कोण को आप बराबर लाना चाह रहे हो वो किस त्रिभुज में है। तो अभी तो कोई त्रिभुज है नहीं यहाँ पर, ये तो चतुर्भुज के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे एक त्रिभुज की यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक रचना कर लेता हूं और ए को डी से मिला देता हूं। तो मैंने एक यहाँ पर क्या कर ली है, रचना करी है, और रचना में क्या किया है, तो ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इस कोण को इस कोण के बराबर लाना। तो ये जो कोण है आपका एबीडी, वो कौन से त्रिभुज में है, तो वो त्रिभुज एबीडी में है। और ये आपका एसीडी कोण किस में है, तो त्रिभुज एसीडी में। अगर मैं कुछ भी करके इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम लेकर के आ जाऊं, तो बताओ संगत कोण ऑटोमेटिक आपके बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं अपन, देखना त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में क्या क्या बराबर दे रखा, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की आपकी एसी भुजा दोनों बराबर है, यानी ए बी बराबर हमें क्या है, एसी। कैसे पता चला, तो समद्विबाहु दे रखा हमें। इसी प्रकार ये आपके पास बीडी भुजा इसके किसके बराबर होगी, तो सीडी के बराबर होगी। बीडी बराबर क्या होगी, सीडी होगी। ये तो हमें दिया हुआ है, क्या है, ये हमें दिया हुआ है। और अब यहां पर देखो एडी, ये जो एडी भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और ये इस त्रिभुज में भी है, तो अपन लिखेंगे एडी बराबर एडी। ये आपके क्या हो जाएगी, तो प्यारे साथियों उभयनिष्ठ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो देखो ये जो दो त्रिभुज थे ना,
इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो चुकी, तो यही तो सर्वांग समता कसौटी अभी यही थी अपने, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी। तो अब सिंपल से अपन लिखेंगे अतः अतः साइड 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 यानी एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या बोलेंगे, तो त्रिभुज एबीडी और एसीडी, क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी डी इज सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो चुका है तो अब तो कहानी खत्म हो चुकी है, अब तो संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे। तो अपन लिखेंगे अतः अतः कोण ए बी डी इज इक्वल टू कोण ए सी डी, यानी एबीडी कोण है वो एसीडी कोण के क्या आएगा, बराबर आएगा। यही हमें प्रूव करना है एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम इति सिद्धम। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखते हैं। पहले एक छोटा सा सवाल उसको देख लेते हैं, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो देखिए साथियों, द्विघात बहुपद का, देखो सबसे पहले तो मैं रैखिक का बता देता हूं आपको। सारे बहुपद का व्यापक रूप आना चाहिए आपको, ए एक्स प्लस या देगा बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, ये तो आपके उसका हो जाएगा एक्स, रैखिक बहुपदी है एक तरह का, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो ये आ जाएगा। अगर मेरे को चाहिए यहाँ पर देखना द्विघात बहुपद, क्या चाहिए, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद समीकरण का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे अगर त्रिघात का चाहिए तो कुछ नहीं करना है, त्रिघात में क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी बी एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यानी घात तो जो घात होती है उसको घटते क्रम में लेना, 3 2 1 फिर कांस्टेंट आता है, जैसे 2 1 फिर कांस्टेंट आता है। यहाँ पर देखो ये दो इसके अंदर नहीं आ सकते, ये भी गड़बड़ है अभी, ये एक्स होगा, ए एक्स प्लस बी हो सकता है। ठीक है, घात एक होगी फिर कांस्टेंट आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अपने केवल रैखिक समीकरण चाहिए ना, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण यही हो सकता है कि x प्लस बी बराबर 0। तो ये आपके मानक रूप होते हैं, क्या होते हैं, मानक रूप होते हैं, व्यापक रूप होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो, फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। फिर देखिए अगला सवाल है साथियों, ये जो सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये कंफ्यूजिंग सवाल है, ये गलत सवाल है मेरे अकॉर्डिंग, इसमें गलती है, इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है अभी देखने का प्रयास करता है, आप खुद बोलोगे सर यहाँ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए आपको कोण y की वैल्यू भी दे रखी सवाल में और कोण z की वैल्यू भी दे रखी, ये तो तीनों समांतर है। पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि ये आपका AB है, ये आपका CD है और ABCD और EF है, ये तीनों ही आपस में क्या है, समांतर दे रखे। क्या दे रखा, समांतर, जिसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। अब मेरी बात सुनना, मुझे पता है कि ये दोनों समांतर इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर बनने वाले इन अंत्य कोणों का योग और y और z का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होगा। लेकिन यह ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें y कितना दे रखा है, तो y दे रखा है 60 डिग्री और z कितना दे रखा, तो हमें दे रखा है 140 डिग्री दे रखा। कितना दे रखा है, 140 डिग्री। मुझे बताओ आप जब 140 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 200 डिग्री आएगा, जो कि क्या है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उस अकॉर्डिंग गलत हो गया। एक और तरीके से मैं इसको गलत प्रूव कर सकता हूं, मुझे बताइए अगर y आपको 60 डिग्री दे रखा है तो y के सामने ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 60 डिग्री होगा, फिक्स है। क्यों, क्योंकि यह है शीर्ष अभिमुख कोण, यानी जब दो रेखाएं काटती है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, उसे शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। अच्छा जी, अब ये 60 है तो मुझे बताओ ये कितना होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, एक जैसे दिखने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। देखो ये रेखा इस प्रकार से काट रही है तो देखो ये जैसा दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ये और ये भी तो संगत कोण है, क्योंकि सब समांतर रेखाएं सबको एक ही तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताओ ये भी कितने डिग्री का आना चाहिए, 60 डिग्री का आना चाहिए ना संगत कोण के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैं 60 को वापस 140 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। लेकिन नियम तो कहता है रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म नियम कहता है कि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए साथियों ये सवाल क्या है, गलत है। इसलिए साथियों सवाल क्या है, गलत है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। गलत कैसे हुआ समझ में आ चुका है ना आपको। इसका मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कि गलत कैसे हुआ तो आंसर भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि रूल सारे आपको क्लियर हो चुके हैं। तो इस सवाल को आप नेग्लेक्ट करें। फिर आगे देखते हैं, यहां पर बोल रहा है कि सर्वांग सम आकृतियों के उदाहरण लिखो। तो सर्वांग सम आकृतियां बहुत सारी हो सकती है, जैसे अपन बात करते हैं वृत्त हो सकते हैं, वृत्त सर्वांग सम के अंदर हो सकता है जिसकी त्रिज्या समान हो, त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। जैसे अपन वर्ग ले सकते हैं, दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान हो, ठीक है ना, तो एक वर्ग हो सकते हैं सर्वांग सम के अंदर, और वृत्त हो सकते हैं। ये अपने क्या हो जाएंगे, दो आपके सर्वांग सम आकृतियों के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है,
अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं अगला सवाल है 4x + 3y = 12 के 4 हल ज्ञात करो। तो अब 4 हल कैसे ज्ञात करेंगे, हमें एक समीकरण दे रखी है 4x + 3y बराबर क्या दे रखा है, तो 12 दे रखा है। तो 4x + 3y = 12, इसके हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। अभी निकालते हैं 4x + 3y = 12। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं, एक दो हल निकाल लेता हूं, उसके बाद आप निकाल लेना ना, कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे पहले x = 0 रखना है। क्या रखना है, x = 0 रखना है। तो जैसे आप x = 0 लिखोगे तो यह आ जाएगा 4 × 0 + 3y बराबर कितना देगा, 12। 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 बचा कितना, 3y बराबर कितना, 12। तो y बराबर इसको उसके बटा में भेजो तो 12/3 करेंगे तो 3 चौक 12। तो y कितना आया, 4। x कितना था, 0। तो पहला हल कितना मिला मुझे बताओ। पहला हल मिला, x की जगह तो लिखूंगा 0 और y मिला है मुझे 4। ऐसे पहला हल आ गया। अब इसी प्रकार पहले 0 लिखा ना, अब मैं क्या लिखूंगा, x = 1 रखने पर, क्या रखने पर, x = 1 रखने पर रखो तो यह आ जाएगा 4। x की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, +3 y ऐसा का ऐसा बराबर 12। 4 एकम 4 +3y = 12। 4 को उधर भेजो पहले, तो 3y = 12 - 4 उधर जाएगा तो -4। तो 3y = 12 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको उधर बटा में भेज दो तो ये आ जाएगा 8/3। तो आपने x कितना लिखा, तो दूसरा हल की बात करता हूं मैं, दूसरा हल तो वो आ जाएगा, x तो लिखा 1 और y आया आपके पास 8/3। तो ये आ जाएगा आपके पास दूसरा हल। इसी तरीके को फॉलो करते हुए अब आप लिखोगे x = 2, फिर x = 3, ऐसे आपको क्या करेंगे, 4 हल मिल जाएंगे। तो कितने भी हल ज्ञात करना हो अपन ज्ञात कर सकते हैं। x की जगह वैल्यू रखते जाओ, y की जगह मिलती जाएगी, फिर अपन बिंदु के रूप में उस हल को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना एक आसान सवाल और कर लिया अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लियर करके अगले सवाल कराता हूं। अब देखिए साथियों, अगला सवाल है कि मुझे बताना है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित। देखिए ये सवाल आपको 1 नंबर यहां दिला रहा है। अब यहां पर देखो, सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करा रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है ना। और इसी पर आधारित सवाल देखो यह है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो पेपर के अंदर ही आपको 1 नंबर तो मिल ही रहा है। ठीक है, ऐसे दिमाग भी थोड़ा लगाया करो। ठीक है, तो अगर सिद्ध करा रहा है इसका मतलब होता है, तो वहां लिख दो ना फटाफट, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, सिद्ध करो कि समान चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर देखो समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि मुझे इस भाग को इस भाग के बराबर लाना। या देखो ओ, अगर मैं OA को OC के बराबर लेकर आ जाऊं, OB को OD के बराबर लेकर आ जाऊं, तो मैं बोल दूंगा कि समद्विभाजित करते हैं। लेकिन ऐसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज 1 और इस त्रिभुज 2, अगर मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, तो बताओ ये संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी या नहीं होगी। तो इस त्रिभुज 1 और इस त्रिभुज 2 को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए मुझे इन दोनों त्रिभुजों में देखना पड़ेगा जाकर के कि इनमें पहले से क्या क्या बराबर चल रहा है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग सर्वांग समता कसौटी लगा सकूं और उसके बाद में क्या कर सकूं, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सकूं। तो बात करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB, यहां पर देखना त्रिभुज AOB व त्रिभुज अगला लेते हैं अपन COD। कौन सा ले लिया, COD में यहां आप देखोगे तो पाओगे कि ये देखो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, तो ये आ जाएगा AB = CD। तो पहली चीज तो मैं लिखूंगा AB = CD। ये कैसे पता चला, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। चलो ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये जो कोण है ना AOB और ये जो कोण है COD, ये दोनों बराबर है। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। जब दो लाइनें काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अगला हो जाएगा कोण AOB = कोण COD। और कहां यहां लिख देखो, ये बहुत लिखना जरूरी है कि पीछे का रीजन क्या है ऐसा करने का, तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण कर दिया मैंने इसको। अब यहां क्या करें कि और अपना काम हो जाए। देखो हमारे पास कितनी चीजें आ चुकी है, हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, एक साइड आ चुकी है, एक ये आ चुका है। अब एंगल हो चुका है, अब एक एंगल और ला सकते हैं अपन। ये दो समांतर लाइनें है कि नहीं है मुझे बताओ, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। अगर इन दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है, तो बताओ कौन सा कोण बनता है, तो आप बोलोगे एकांतर कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण। जेड की आकृति में बनने वाला कोण, जेड की आकृति में बनने वाला कोण एकांतर कोण होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये जो कोण है आपका, वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस कोण का नाम है देखो DCO।
ये आ जाएगा कोण DCO इज इक्वल टू, इस कोण का नाम है आपके पास BAO, तो ये आ जाएगा कोण BAO और दिस इज एकांतर कोण। ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। अब कौन सा लो लगा यहाँ पर, नियम लगा है, तो दो एंगल एक साइड, तो एंगल एंगल साइड, यहां पर भी देखेंगे तो एंगल एंगल साइड, तो कौन सा नियम लगा है? अतः एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB इज सर्वांग सम त्रिभुज COD, त्रिभुज COD। जब आपका ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो चुका है, तो अब मुझे बताओ फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? अतः मैं लिख सकता हूं कि अब OD बराबर क्या होगा? OB, OD बराबर OB, और इसी प्रकार OC बराबर होगा OA, OC बराबर OA। तो अब जब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर आ चुका है, तो फाइनल लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये लाइन लिखेंगे और अपना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आसान है, मक्खन है, क्लियर है, इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन और भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हमें दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी? 5। तो देखिए पहला काम होता है आपके बटा में, यानी हर समान होना चाहिए, ऑलरेडी बराबर दे रखा है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर का गैप बराबर है कि नहीं है। 3 के बाद 4 आ गया, गैप है ही नहीं, तो गैप को बढ़ाना पड़ेगा। गैप बढ़ाने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर रहा हूं, तो 10 इससे भी गुणा कर दिया और 10 को मैंने इससे यहां पर भी गुणा कर दिया। 3 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, यहां देखो 30 के बाद आता है 31, तो 31/50, बटा में वही चलेगा, ऊपर 31 32 33 से चलेगा, ठीक है। तो 32/50 हो जाएगा, फिर इसके बाद 33/50 हो जाएगा, 34/50 हो जाएगा, 35/50 हो जाएगा। ऐसे देखो 1 2 3 4 5, और ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है। हमें 5 परिमेय संख्या इनके बीच में ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। इसके साथ अगला सवाल है साथियों, उसको भी देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 2 + √3, 2 + √3 और अपॉन दे रखा 2 - √3, मुझे इसका परिमेयकरण करना है। क्या करना? परिमेयकरण। परिमेयकरण जब भी करना हो ना साथियों, तो कुछ भी नहीं करना है, बटा में जो संख्या दे रखी ना उसका चिन्ह बदलो और उसको ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। ये होता है परिमेयकरण। जैसे मैं करता हूं 2 + √3 से ऊपर भी गुणा करूंगा, 2 + √3 से नीचे भी गुणा करूंगा। यहां जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह लेना है। क्या करना है? उल्टा लेना है। अब मेरी बात सुनो, 2 + √3, 2 + √3, इसको गुणा करूंगा तो मेरे हिसाब से ऊपर 2 + √3 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 का स्क्वायर, 2 + √3 को 2 + √3 से गुणा करूंगा तो 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब भी एक चीज को दिमाग में बिठा लेना, जब भी परिमेयकरण करेंगे तो हर के अंदर इसके गुणा में एक सर्व समीका लगेगी, और वो होती है साथियों x + y × x - y। अरे सर ये फिक्स है क्या? बिल्कुल फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि यहां जो होगा उसका उल्टा आप गुणा कराओगे। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस से गुणा कराओगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लेकर के गुणा कराओगे, तो इसका मतलब हमेशा ये सर्व समीका लगेगी। और इसका जो हल होता है वो होता है x² - y²। तो यहां देखना, x² का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -y² का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। इसको आगे देखो, अब ये एक सर्व समीका से हल होगा, वो है देखो x + y का होल स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x² + 2xy + y²। तो उस सर्व समीका को मैं अप्लाई करूंगा तो देखना, x², x की जगह कितना चल रहा है आपके पास? 2, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर आ रहा 2xy, 2x की जगह कितना है? 2, और y की जगह कितना है? √3। फिर y² का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर। फिर नीचे क्या चल रहा है देखो, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 होता है। रूट में कोई संख्या उसका वर्ग करते तो रूट से बाहर आ जाती है ना। सोए तो नहीं है ना, जग तो रहे ना, थोड़ा सामने ध्यान रखना है ना, सब चीजें समझ में आ जाएगी, सोना मत। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस सॉरी प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4√3। फिर देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 होता है, और बटेवा में 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 को लेना जरूरी नहीं है। अब देखो 4 और 3 कितना होता है? 7, तो यह देगा 7 + 4√3। यही आपका फाइनली आंसर आ चुका है कि 7 + 4√3 इसका क्या हो जाएगा? परिमेयकरण हो जाएगा। तो मामला क्लियर है, मक्खन है। आगे बढ़ेंगे, तब तक इसको आप अच्छे से नोट करो।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है और सीधा सीधा अपने वन शॉट में से ये सवाल आया है साथियों। अधिकतर सवाल साथियों अपने वन शॉट में से आए साथियों। तो आपने अगर वो क्लासेस देखी होगी तो साथियों आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप एग्जाम देने बैठे होंगे। तो यहां देखिए, मुझे एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हवा है साथियों, हवा है साथियों, मक्खन है साथियों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हवा में उड़ाएंगे इसको। देखना, मुझे एक्स और वाई का मान, एक्स तो साफ साफ दिख रहा है ना भाई साहब कि हमें ये दोनों समांतर दे रखी, ये तिर्यक रेखा है। तो बताओ ये जेड की आकृति में बढ़ रहा है कि नहीं बन रहा है? जेड की आकृति में बन रहा है तो कोण एक्स जो होगा वो अपने 50 डिग्री होगा। इसका कारण अपन लिखेंगे एकांतर कोण। तो ये फटाफट अपने पास आ गया एकांतर कोण। अब तो मुझे क्या करना है, केवल वाई का मान निकालना है। अब मुझे बात बताओ कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो बताओ वापस ये पूरा वाला कोण और ये पूरा वाला कोण वापस जेड की आकृति में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप बोलोगे बन रहा है। यानी ये 127 इस 50 प्लस वाई के बराबर है। यानी कोण 50 प्लस वाई बराबर मैं लिखूंगा 127। क्या लिखूंगा? 127। 50 को उधर भेजो तो कोण वाई बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50। तो कोण वाई बराबर देखो 50 है, तो आप ऐसा करो कि 27 यानी 20 तो यहां से घटा दो, ये कितना बचेगा आपके पास? 77 बचेगा। कितना बचेगा? 77 बचेगा। 77 डिग्री आ जाएगा। तो वाई कितना आ जाएगा? 77 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 23। ठीक है, तो 77 डिग्री आपके पास वाई आ जाएगा घटाएंगे तो। इस प्रकार कोण एक्स और वाई बिल्कुल अपने पास इजी गोइंग वे के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद वृत्त वाला सवाल, ये सवाल देखो 18वां सवाल, सेम अपने वन शॉट में से निकला साथियों। जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको भेजा था ना वन शॉट अपनी क्लास का, जो आपके वृत्त वाले प्रश्नावली का, उसमें सवाल आपको पूरा डिटेल से करा रखा है और ये सवाल वहीं से आया। ये सवाल वहां से आया, बड़ा सवाल ये वहां से आया। ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये आपके निर्देशांक ज्यामिति का, ये पूरा का पूरा सवाल वहीं से उठा है, वन शॉट में से आया हुआ है। इसी के साथ साथ साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये भी अपन ने सवाल किया था एक्स और वाई वाला, जो कि यहाँ गलत है, वो अपन ने क्लास के अंदर किया था, वहां से आया हुआ है। परिमेयकरण करना अपन ने सीखा, गुणनखंड अपन ने सीखा और सर्व समीकरणों का उपयोग अपन ने सीखा। ए टू जेड चीजें वन शॉट के अंदर डिटेल से अपन ने डिस्कस करी थी। ठीक है साथियों, तो जिसने देखा उसको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको यहाँ पे आप नोट करो और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, बड़ा आसान सवाल है, वृत्त में वृत्त वाली प्रश्नावली से आया हुआ है। यहां पर देखिए साथियों, हमें दो कोण दे रखे हैं। एक आपका ये एबीसी कोण दे रखा है, एक आपका एसीबी कोण दे रखा है। मुझे यहां पर कोण ए और कोण डी का मान ज्ञात करना कि साथियों कोण ए और कोण डी का मान कितना होगा। साथियों शायद यही पूछा है ना। ठीक है, हमें यहाँ पर एसीबी दे रखा। अच्छा, बीडीसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बीडीसी का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण मुझे ज्ञात करना है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर देखिए, आपको एक चीज तो पता है ना कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उस चीज को काम लेकर के मैं कोण ए ज्ञात करूंगा, क्योंकि देखो इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर मुझे एक कोण आपका 69 दे रखा है, इस त्रिभुज के अंदर एक कोण मुझे 31 दे रखा है, तो तीसरा कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो त्रिभुज बात करता हूं मैं ए बी सी में, क्या करूंगा, इन तीनों कोणों को जोड़ लो। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आपका कितना चल रहा है? कोण ए हमें ज्ञात करना है, कोण बी कितना है? देखो बी को वो एबीसी लिख रखा होगा ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन केवल समझ रहे हैं। कोण बी कितना है? तो 69 है। कोण सी कितना है? तो यह देगा 31 बराबर 180 डिग्री। यहां देखो, इसको जोड़ो 70 100, ये हो जाएगा 100। तो कोण ए बराबर प्लस 100 हो गया, इनको जोड़ा तो 100 बराबर 180। तो मुझे बताओ कोण ए बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100 आ जाएगा। तो कोण ए बराबर 180 में से 100 घटाओ, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ए जब आपको पता चल चुका है 80 डिग्री, तो कोण ये आपका बीडीसी कितना होगा? तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। कितना देगा? 80 डिग्री। क्यों, जादू हो गया क्या? जादू नहीं हुआ है भाई साहब, हमको पता है कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ये चीज अपन ने पढ़ी थी जब ये सवाल किया था तब अपन ने। तो यहां पर कोण ए बराबर होगा कोण बीडीसी, कोण बीडीसी, और ये हो जाएगा 80 डिग्री। और कारण लिखेंगे एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण ये बराबर होते हैं। ये हमें पता है, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। देखो एक ही वृत्तखंड का मतलब ये व्यास है, इसके ऊपर ये पूरा एक वृत्तखंड है, ये दूसरा वृत्तखंड है। तो एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए ये निकाल करके अपन ने ये निकाल दिया। ठीक है, कैसा लगा जादू? आगे बात सुनने, तो इसको आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिए साथियों, कितना ये मतलब आपके एग्जामिनर में पेपर क्या सेट किया है। एक तो कितनी तो इसने गलतियां कर दी है, और दूसरा प्रश्न ये इसका जवाब उधर बैठा है, उसका जवाब इधर बैठा है, सेम प्रश्न देते हैं। देखो
ये जो आपको प्रश्न 19 दे रखा ना जो 3 नंबर का, ये सवाल आपने कर लिया, आपको पता भी नहीं है कहाँ किया मैं बताऊं। ये देखिए आपने जो प्रश्न 4 किया था ना, गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब प्रश्न दे दिया कि गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या भाई साहब अलग अलग होता है क्या? व्यास 14 तो त्रिज्या 7 ही आएगी, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे और 3 नंबर वहां पे, 5 नंबर आपके केवल एक ही जैसे सवाल से कंप्लीट हो गए, ठीक है। जिसका दिमाग होगा ना उसको तो पता चल गया होगा, ठीक है, कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। पता ही नहीं चल रहा है पेपर बनाया क्या किया। यहाँ पर देखो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो सेम सवाल है, आप समझ गए होंगे 4/3 पाई आर क्यूब का सूत्र लगाना है, आर की जगह 7 लिखना। अभी जस्ट हाल ही में अपन ने सवाल को किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। मजा आता है ना ऐसे प्रश्न देखे। यदि x-1, देखिए साथियों अच्छा सवाल है, हमें दे रखा है कि x-1 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद कौन सा है? यहां पर देखो बहुपद दे रखा हमें 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, ये है ना, ये जो मैटर दे रखा ना, ये इसका क्या है? गुणनखंड है। तो मुझे के का मान ज्ञात करना। मुझे एक चीज पता है कि अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तो इस बहुपद से यानी x का मान निकाल करके मैं इसमें रखूंगा तो इसके बहुपद का मान कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ये चीज हमें पता है। तो अगर मैं यहां से x का मान निकालने बैठूं तो अगर मैं क्या करूंगा, x-1 को 0 के बराबर लिखूंगा तो x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। ये x बराबर 1 में इस बहुपद में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा देखो P1। क्या मिलेगा? P1। ये मुझे क्या मिलेगा? वो मिलेगा 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ये रूल है साथियों, नियम है कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो उसमें से x का मान निकाल करके अगर दूसरे बहुपद में रखा जाता है तो दूसरे बहुपद का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब इसको अपन आगे सोल्व करते देखना। 4 ऐसा कैसा, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 ऐसा कैसा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 1 प्लस के बराबर 0। 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस 4 प्लस के बराबर 0, ठीक है। प्लस का 4 माइनस का 4 खत्म, तो के बराबर हो जाएगा 3 को उधर भेजो तो -3। लो हवा में उड़ गया सवाल। हवा में उड़ा कि नहीं उड़ा? कितना आसान है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सवाल मक्खन है। आगे बात सुने, तभी कहता हूं चीजों को ध्यान से सुना करो, क्लास के अंदर समझा करो, ठीक है, ताकि आपको वो सुनी हुई चीजें, छोटी छोटी चीजें एग्जाम के अंदर इतनी काम आती है कि आपके बड़े बड़े सवाल को भी ढेर कर देती, ठीक है। तो 3 नंबर लो फटाफटी अपने पक्के हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक ये इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। देखिए साथियों अगला सवाल है, हमें एक संख्या दे रही है 0.777, शायद ये दे रही है ना। ओके, अब मुझे क्या करना है साथियों, इसको किसके रूप में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है। साथियों ऐसा सवाल अक्सर उसमें आता है, यहाँ पर बार वगैरह लगा रहता है, यानी जो आपके अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है उसके अंदर आता है, जहाँ P/Q में लाने के लिए अपन x मानते हैं वगैरह वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ तो इतना कुछ करना ही नहीं है, बार वगैरह कुछ लगा हुआ ही नहीं है, तो हमें ज्यादा कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। फटाफट क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट का तो आता है 1 और अंक का क्या आता है? 0 1 2 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 777 अपॉन 1000। दिस इज P/Q। यही तो P/Q का रूप है। ये सवाल इसके अंदर मेरे हिसाब से इस लेवल का नहीं है। ये अगर बड़े नंबर में दे रखा ना साथियों तो इतना मतलब छोटा सवाल नहीं बन सकता, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है, इसको केवल एक लाइन के अंदर उड़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है क्या। ये बार वाला सवाल होना चाहिए, ठीक है ना। बार वाला सवाल होता तो क्या करते, देखो मैं वो थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। तो मैं क्या करता, जो मुझे संख्या दे रही थी ना उसको x मानता, x बराबर 0.777। अगर मुझे यहाँ पर ऐसे बार देता तो मैं पहले क्या मानता? x मानता। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ क्या करते थे अपन, इसको x मानता। अब उसके बाद देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.777, एक बार वापस लिखो 777, एक बार रिपीट करके लिखना है। उसके बाद देश दिस इज समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। ये कौन सी है? समीकरण नंबर 1। देखो जितनी संख्या पर बार है ना उसको एक बार वापस लिखना है। जैसे 3 बार सॉरी 7 पे 3 7 पे बार था तो मैंने 3 7 वापस लिख दिया। उसके बाद देश क्यों लगाया? क्योंकि ये अशांत है और आवृत्ति है, रिपीट हो रही है। अब मेरी बात सुनना, अब आपको क्या करना है कि जितने अंकों पर बार होते हैं उतने अंक वाले जीरो से आपको गुणा करना है। एक संख्या पे बार 10 से गुणा, 2 संख्या पे बार तो आपके 100 से गुणा, 3 संख्या पे बार तो 1000 से गुणा। तो यहाँ 3 संख्या बार है तो मैं दोनों पक्षों को क्या करूंगा? 1000 से गुणा करूंगा। क्या करूंगा? 1000 से गुणा। तो कर दो, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1000x बराबर, इसको करो गुणा, इसको 1000 से गुणा करोगे ना, ये पॉइंट है ना वो 3 अंक छोड़ के यहाँ चला जाएगा। तो 7 7 7 ये कहाँ जाएगा? पूरा पूरा यहाँ, और पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ। अब बचा क्या? तो 7 7 7,
पर मैं एक बार और लिखूंगा साथ साथ, 7 7 7, एक बार वापस लिखूंगा, उसके बाद देश 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 करके समीकरण 2। एक बार क्यों लिखा? क्योंकि मुझे क्या करना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो इधर जितने इसमें साथ साथ चल रहे ना, उतने में यहां पर भी। ये देखो, आप सोच रहे होंगे सर और साथ साथ कहां से लाए? अरे साथ साथ की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज रिपीट हो रही है और वो है अशांत। क्या है? अशांत, शांत नहीं होने वाली। मैं जितने चाहे साथ साथ लिख सकता हूं, लेकिन मैं उतने ही लिख रहा हूं जितने यहाँ है, ताकि इसमें से ये घटाऊंगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 घटाओगे तो 100x, सॉरी 1000x में से x घटाओगे तो कितना जाएगा? तो 999 x आ जाएगा, बराबर। इधर देखो 777 में से 0 घटाओ, कितना जाएगा? 777 आ जाएगा। इधर 7 में 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 777 बटेवा, इसको उधर भेज दो, 999 आ जाएगा। तो ये बना साथियों p बटेवा q का रूप, इसे कहते हैं p बटेवा q का रूप। ये सवाल इस लायक होना चाहिए, ये 4 नंबर के सवाल के लायक सवाल है। 1 नंबर के सवाल के अंदर, 1 लाइन वाले सवाल के अंदर डाल दिया इसको। ऐसा नहीं हो सकता है, ये पेपर नहीं, मजाक है मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ जो ठीक है। यानी इस तरह का सवाल ये होना चाहिए था। आपने ऐसा भी किया होगा तो भी अब इसको राइट करना पड़ेगा चेक करने वाले को। क्यों? क्योंकि रूप ही आपको ऐसा ही दे रखा, बाहर लगा ही नहीं रखा, तो आप जबरदस्ती क्यों करोगे भाई? ये इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, यहां तक आगे बढ़ेंगे, तब तक इसको नोट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां देखिए साथियों, हमें इस सवाल में क्या दिया गया है, इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है। सिंपल सा इस डायग्राम को देख करके हमें बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं कि ए बिंदु का क्या निर्देशांक है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। तो यहां पर देखिए अपन ए से शुरुआत करते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x वाले मान को देखते हैं, फिर y वाले मान को। तो x कितना है? 5, तो x की जगह जाएगा 5, क्योंकि पहले x आता है, फिर कौन आता है? y, और y कितना है? 2, तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बिंदु a के निर्देशांक हो जाएंगे 5,2। बिंदु b के लिए देखो x कितना है? -3, तो x तो आ जाएगा -3, और y कितना है? 3, तो यह आ जाएगा 3। c के लिए देखो x कितना है? -2, यह आ जाएगा -2, और यह आ जाएगा -5। फिर देखो बिंदु डी के लिए x कितना है? तो यह आ जाएगा 4, और y कितना है? तो यह आ जाएगा -3। अब गलतियां आप लोग क्या करते हो, मैंने कॉपी चेक करी तो बहुत सारी गलतियां देखी आप लोगों के, कि आप गलती ये करते हो कि जैसे इसके निर्देशांक लिखना ना, तो 2,5 लिख देते हो, पहले y लिख देते हो। ऐसा नहीं करना है भाई, तसल्ली से देखो सवाल को, उसमें पहले आप x लिखे, फिर आप y लिखे। जल्दबाजी में आप ये गलतियां करो, जैसे इसके लिखना है तो आप -5, -2 लिख रहे हैं, इसके लिखना है तो आप 3, -3 लिख रहे हैं, जबकि -3,3 होगा। पहले x आता है, उसके बाद क्या आता है? y आता है। तो आप समझ चुके होंगे, तो इसको नोट कर ले, फिर मैं क्लियर करता हूं, फिर अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। यहां पर हमें क्या करना साथियों, कि जो आपकी मध्य बिंदु प्रमेय है उसको सिद्ध करना है साथियों। पूरे पेपर में अगर लेवल का प्रश्न देखा जाए ना, तो यही है। इसको अपन बहुत ही मक्खन करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि साथियों किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वैसे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो रेखा है वो इसके समांतर है। यानी हमें प्रूव करना है कि डी है वो बीसी के क्या है? समांतर है। इसके लिए क्या करना साथियों, मुझे एक रचना करनी है। इस बीडी के समांतर एक में यह रेखा खींच लेता हूं। तो बीडी के समांतर मैंने एक रेखा खींच ली, और इसको इस प्रकार से मैंने यहाँ क्या कर दिया? मिला दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया एफ बिंदु दे दिया। तो मैंने बीडी समांतर सी एफ एक क्या कर ली? रचना कर ली। पहली बात देखो, ये डी बिंदु इस ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये वाली चीज इसके बराबर होगी नहीं। ए डी किसके बराबर होगा? बी डी के। फिर देखो बिंदु ई है वो इस एसी का मध्य बिंदु है, तो ए किसके बराबर होगा? एसी के बराबर होगा। अगर मैं दिया गया मैटर की बात करता हूं, तो एडी और बीडी बराबर होगा, एडी बराबर बीडी। और दूसरी अपन बात करते हैं, एई और ईसी बराबर होगा, एई बराबर ईसी। ये तो हमारे पास हो जाएगा दिया हुआ मैटर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, हमें यहाँ पर एक रचना करनी है, और रचना ये करी मैंने कि BD समांतर CF, इस BD के समांतर खींची CF। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर मैं कुछ भी करके जादू करके ये बता दूं कि BD समांतर CF तो है, अगर मैं BD को CF के बराबर भी लेकर आ जाता हूं, तो मेरी बात सुनो, ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर तो होती है, उसके साथ साथ बराबर भी होती है। क्योंकि केवल समांतर तो समलंब के अंदर भी होती है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर ही होता है, बराबर नहीं होता है। अगर मैं समांतर और बराबर दोनों बात लेकर आ जाता हूं, तो ये एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो अगर ये समांतर है
तो ये वाली चीज भी समांतर आ जाएगी। अगर ये पूरी भुजा डीएफ अगर इस बीसी के समांतर आ जाएगी तो पूरी भुजा समांतर है तो इसका टुकड़ा भी इसके समांतर होगा, और मुझे यही प्रूव करना है कि ये डी है वो इस बीसी के समांतर है। अब मैं क्या जादू करूं कि ये है वो इसके बराबर आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो आपके पास त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां देखना मैं हल में शुरू करता हूं कि दोनों त्रिभुज लेता हूं। त्रिभुज एक हो जाएगा एडीई, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज इसका नाम क्या दे, तो यह आ जाएगा एडी हो गया, सी ई एफ यह आ जाएगा त्रिभुज सी ई एफ में। इसमें क्या क्या बराबर चल रहा है लिखो। तो यहां पर आप देखोगे तो पहली बात तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यह आ जाएगा कोण ए ई डी, ए ई डी ये किसके बराबर होगा, कोण यह आ जाएगा सी ई एफ, तो यह आ जाएगा कोण सी ई एफ। इसका कारण हो जाएगा प्यारे साथियों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो यह देगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसी के साथ आप देखोगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ए ई और ई सी बराबर है, ए ई और ई सी बराबर हमें दिया हुआ है, तो ए ई बराबर ई सी ये कैसे मालूम चल पड़ा, तो हमें दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। तो देखो ये और ये दोनों समांतर, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बताओ जेड की आकृति में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला कोण, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा कोण, इसका नाम है देखो डी डी ए ई, तो यह देगा कोण डी ए ई इज इक्वल टू कोण सी ई सॉरी ई सी एफ, तो यह देगा ई सी एफ और यह देगा एकांतर कोण, क्या देगा एकांतर कोण। अगर हमने ये बता दिया है इतना सब कुछ, ये इसके सर्वांग सम हो चुका है, अब कौन सा नियम लगा, देखो एक तो एंगल काम आया, एक साइड काम आई, एक एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो अपन लिखेंगे अतः एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से। कसौटी से क्या होगा, तो एडीई जो त्रिभुज है वो सीईएफ के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज एडीई इज सर्वांग सम त्रिभुज सीईएफ। अब मेरी बात सुनो, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो चुका तो संगत भुजा बराबर होगी, तो ये एडी भुजा आपको दिख रही वो सीएफ के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अतः मैं क्या लिख सकता हूं, अतः मैं लिख सकता हूं अतः एडी बराबर सीएफ। अब मेरी बात सुनो, एडी पहले किसके बराबर था, तो बीडी के बराबर था, तो ये समीकरण 1 दे दो और ये समीकरण 2, तो ये जो आपका एडी वो बीडी के भी बराबर है और एडी सीएफ के भी बराबर है, तो मुझे बताओ बीडी और सीएफ भी बराबर होगा कि नहीं होगा, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे अपन कि बीडी और सीएफ भी बराबर होंगे, बीडी बराबर सीएफ। तो मेरी बात सुनो, हमने बीडी और सीएफ को समांतर पहले बताया था और अब अपन इसको बराबर भी प्रूव कर दिया है। तो अगर ये चीज तो हमें मिल गई है तथा हमारे पास ये भी पहले ही पड़ा हुआ है कि बीडी समांतर सीएफ, तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज कौन सा, बी सी एफ डी, अतः बी सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है प्यारे साथियों, तो यहां पर देखना अगर ये समान चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा आपको दिख रही है डी एफ, वो किसके समांतर होगी, बीसी के, तो अपन लिख सकते हैं अतः डी एफ समांतर बीसी। अगर ये पूरी भुजा इसके समांतर तो इसका टुकड़ा भी इसके समांतर होगा, तो या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, या डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। और ये चीज मुझे प्रूव करनी है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, वो मैंने प्रूव कर दी कि डी समांतर बीसी। ये थोड़ा लेवल का प्रश्न था साथियों, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको भी आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। इसमें बोला जा रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रम से 8 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर है। ये त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 8, 10 और 6 दे रखी है। हमें पार्क का अर्ध परिमाप का मतलब होता है एस, वो निकालना है और फिर हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो यहाँ पर देखो भुजाएं हमारे पास हो जाएगी, जैसे ए बराबर हो जाएगा 8, बी बराबर हो जाएगा
10 और C बराबर हो जाएगा 6। ये मैंने तीनों भुजाएं इस प्रकार से मान लिया। आप कैसे भी ABC किसी को भी दे सकते हो। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमारे पास अर्ध परिमाप चाहिए, और अर्ध परिमाप होता है परिमाप बटा 2। परिमाप का मतलब क्या होता है, तो इन तीनों भुजाओं की जोड़, और ये हो जाएगी अर्ध परिमाप, मतलब A प्लस B प्लस C, ये परिमाप, और इसमें मैं 2 का भाग दूंगा तो ये अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो S बराबर जोड़ो 8 प्लस 10 प्लस 6 बटा 2, तो ये आ जाएगा S बराबर, ये आ जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा 24 बटा 2, यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो S कितना आ गया, 12। अब क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र काम लेंगे। हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल कितना आता है मुझे बताओ, तो क्षेत्रफल आता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही आता है ना। तो अंडर रूट के अंदर देखना एस कितना है, अभी हमारे पास अर्ध परिमाप 12 आया, तो इस 12 में से एक बार 8 को घटाना है, एक बार 10 को और एक बार 6 को। तो पहले देखो एस की जगह 12, फिर 12 माइनस एक बार 8 करेंगे तो यह आ जाएगा 8, फिर 12 माइनस एक बार 8 के बाद 10 कर दो, यह आ जाएगा 10, और फिर आ जाएगा 12 माइनस 6, ये घटा दिया। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं अपन, 12 ऐसा का ऐसा इंटू 12 में से 8 जाएगा तो 4, इंटू 12 में से 10 जाएगा तो 2, इंटू 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब मुझे क्या करना है, यहां से संख्याओं को बाहर निकालना। बाहर निकालने के लिए मुझे जोड़े बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहां देखना मैं क्या क्या कर सकता हूं, जो देखो यहां देखिए, अब मुझे 12 को 6 इंटू 2 लिख दूं, ताकि 1 2 का जोड़ा यहां बन जाएगा और 6 का जोड़ा यहां बन जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 6 इंटू 2। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलो 4 को ऐसा कैसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 ऐसा का ऐसा और 6 भी ऐसा का ऐसा। अब देखो 6 का 6 के साथ जोड़ा बन गया, 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया, तो यहां से 6 बार आएगा और यहां से 2 बार आएगा। तो अब देखो 6 भी बाहर आ गया, एक जोड़े से बाहर आ गया, 2 भी एक जोड़े से बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे 4, और 4 भी बाहर आ सकता है, क्योंकि रूट 4 होता है 2। कितना होता है, 2। तो देखो 6 दूनी, ये तो आ जाएगा 12, और इसका मतलब होता है 2, तो 12 दूनी 24, तो यह आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की जो मैंने यहाँ बनाई, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, 24 सेंटीमीटर है। हमें इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गद्दे का क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, पहले एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गद्दे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसको 10 से गुणा कर देंगे तो 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गद्दे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक टॉपिक का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखो टॉपिक की बात हो रही है ना, तो टॉपिक के लिए जो गत्ता लगेगा, आवश्यक गत्ता, वो वक्र पृष्ठ के ऊपर लगेगा। क्यों, क्योंकि नीचे तो अपन लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसको माथे में अपने को फंसाना है, तो केवल कहाँ लगाएंगे, इसके चारों तरफ, यानी वक्र पृष्ठ पे गत्ता लगेगा। तो मुझे गत्ते के लिए, टॉपिक के लिए यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल काम लेना है, यानी पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मुझे त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर ऊंचाई h कितनी दे रखी है, तो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझे सूत्र पाई आर एल लगाना है, यानी एल चाहिए, यानी एल होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी सबसे पहले तो मुझे एल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूंकि एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इन तीनों में संबंध है, हमें आना चाहिए। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना होता है मुझे बताओ, तो 49 होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 625, और 625 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो एल कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया। कितना आ गया है, 25 आ चुका है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एल का मान आ गया, हमें क्या करना है, अपन निकाल लेते हैं एक टोपी के लिए, एक टोपी बनाने के लिए, एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल, और वो हो जाएगा साथियों बराबर पाई आर एल। कितना हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर कितने साथियों, तो 7 हो जाएगी, एल कितना है तो 25 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 25 को गुणा करो, 25 दूनी 50, तो 0 हासिल का 5,
25 दूनी 50 और 5 55, तो यह आ जाएगा 55, यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितनी टोपियां बनानी, 10 टोपियां। तो अतः 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, अतः 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। एक टोपी का क्षेत्रफल मिल चुका, 10 के निकालने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा 550 इंटू 10 बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार अपन इसको इजी गोइंग वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां पर देखना हमें क्या दे रखा साथियों कि एक राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जीती गई सीटें का परिणाम दिया गया है कि कौन सी पार्टी, यानी कि ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ये राजनीतिक पार्टियां हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी मतलब कितनी सीटें जीती है वो हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्स के ऊपर पार्टियां लिख देंगे कि ए बी सी डी ई एफ, और इनके द्वारा जीती गई सीटें कहाँ आ जाएगी, वाई एक्स के ऊपर आ जाएगी। तो अब मेरी बात से सुनो कि सीटों का अधिकतम मान कितना है, तो आप बोलोगे सर अधिकतम मान तो हमारे पास 75 है। तो 5-5 का गैप ले लेते हैं, कितना लेते हैं 5-5 का। तो ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 5, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 20, 20 के बाद आ जाएगा 25, 25 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद आ जाएगा 35, 35 के बाद आ जाएगा 40। 5-5 में तो अपने मुश्किल से सेट खाएगा, आपके तो ग्राफ में सेट खा गया होगा, लेकिन यहाँ स्पेस कम है, तो इसको मैं 10-10 पे कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, 10-10 पे कर लेता, ठीक है। ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 10-10 पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने 5-5 पे भी किया होगा तो भी वो गलत नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, जनरल सा आइडिया बता देता हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं करना। जैसे ए पार्टी है ना, इसने कितनी सीटें जीती है, तो 75, तो 75 कहाँ आएगा, 70 और 80 के जस्ट बीच में आएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ एक छोटी सी लाइन खींचो और उसको इस प्रकार से, इसे कहते हैं दंड आलेख। क्या कहते हैं साथियों, दंड आलेख। इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना। इसी प्रकार आप पार्टी बी के लिए कर लो, 55 सीटें है ना, 55 का आएगा, 50 और 60 के बीच में। आपके जो स्केल है ना, उस स्केल को बिल्कुल इस सीट पर रखना और यहां से इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है, और मैं क्या कर दूंगा, इस बी पार्टी के लिए क्या कर दूंगा, ये 55 सीटें आ जाएगी, यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा। इसी प्रकार सी पार्टी के लिए 37, 37 का मतलब जस्ट 40 होने वाला है, जस्ट 40 होने वाला है। तो इस प्रकार से हल्की सी लाइन, अकॉर्डिंग टू मी, आपको आराम से स्केल रख करके करना है, ये अंदाज से कर रहा हूं मैं, आप स्केल रख के कर लेना, 37 की बिल्कुल सीट पा जाएगा। ये अंदाज से आएगा, यूं नहीं कि आप खाने गिनने लग जाओ बीच में, अंदाज से बनेगा, ठीक है। 37 हो जाएगा। इसी प्रकार 29, 10 और 37 के लिए अपन क्या करेंगे, आगे आगे इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेन चीज ये है कि आपको ABCD पार्टियां यहाँ पर लेनी, यहाँ पर सीटें लेनी। आप चाहे तो 5 के अंतराल में लो, चाहे 10 के अंतराल में लो, और उसके अकॉर्डिंग ए वाले के लिए कितनी है, BCDEF मिलाते जाओ, और ये आपके क्या बनेगा, दंड आलेख। अब इसमें प्रश्न क्या है, जो मेरी बात को सुनो, कि पहला प्रश्न तो दंड आलेख खींचिए, खींच दिया। फिर है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, तो जिसका ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा ना, उसी राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो मुझे बताओ ए का सबसे ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, 75, तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है, तो ए राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दंड आलेख का निर्माण करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ये भी ग्राफ वाला सवाल ही है। हमें यहाँ पर दिया गया कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण सारणी बनाई गई है। निर्वाह खर्च सूचकांक यानी 140 से 150 के लिए सप्ताहों की संख्या कितनी है, 5, फिर 150 से 160 के लिए कितनी, 10, यानी वर्ग अंतराल दे रखा है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा ना साथियों, वो जुड़वा बनेगा। कैसा बनेगा, जुड़वा। कैसे बनेगा देखते हैं। अब हमारा ग्राफ है 140 से 150, 150 से 160। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरे पास आएगा 140, फिर आएगा 150, फिर आएगा 160, फिर आएगा 170, फिर आएगा 180, फिर आएगा 190, फिर आएगा 200। इस प्रकार से कहाँ तक जाना है, 200 तक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अपने को करनी पड़ेगी, वो चीज आप ढंग से सीख लेना। आगे आपका गैप कितना कितना चल रहा है, तो 10-10 का चल रहा है कि 70, 80, 90, 100। लेकिन ये जो पहला खाना वाला गैप आया है, वो डायरेक्ट कितना आ गया, 0 से 140।
यानी डायरेक्ट 140 का आ गया। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए यहाँ मुझे एक जिग जैग लाइन बनानी पड़ेगी, ताकि ये पता चल रहा है कि ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी बड़ी संख्या से आप शुरुआत करते हो, आगे का गैप आपका छोटा छोटा हो, यहाँ पर आप इतना बड़ा गैप लेते हो तो आपको जिग जैग लाइन बना करके छोड़ना है। तो ये चीज यहाँ पे पता चल गई। फिर इधर हमारे पास सप्ताहों की संख्या चल रही है। सप्ताहों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अपने पास 20 है। कितनी है? 20 है। तो अपन चाहे तो दो दो का गैप ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? दो दो का गैप। जैसे ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 20। ठीक है ना? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 140 से 150 निर्वाह खर्च सूचकांक के लिए सप्ताहों की संख्या कितनी है? सप्ताहों की संख्या है 5 है। कितनी है? 5। तो 140 से अपने को कहाँ जाना है? 150। इसके लिए 5 दे रखी। 5 कहाँ आएगा? 4 और 6 के बीच में आएगा। तो ये देखिए ये लाइन खींची मैंने इस प्रकार से। पहले आपको 140 से ग्राफ को शुरुआत करनी है, उसको कहाँ लेकर के जाना है? तो उसको लेकर जाना है 150 तक। फिर 150 से 160 के बीच में सप्ताहों की संख्या कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो सप्ताहों की संख्या, अब ग्राफ आपका यहीं से चलेगा, ध्यान रखना, यहीं से चलेगा और यह आगे बढ़ता बढ़ता ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा 160 पे। फिर ये बोल रहा है 160 से 170 पे कहाँ तक जाना है? 20 पे जाना है। तो ये 160 से 170 के लिए कहाँ तक जाना है? ये आ जाएगा आपके पास 20 और ये चले जाओ आप 170। फिर 170 से 180 के लिए सप्ताहों की संख्या कितनी? 9। तो 8 और 10 के जस्ट बीच में आता ना 9। तो आपको क्या करना है? ग्राफ तो यहीं से उठेगा, लेकिन 9 किस सीट पर आ रहा है? लगभग लगभग इस सीट पर आ रहा है। आप देख लेना, आप यहाँ स्केल नहीं है तो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। फिर 180 से 190 के बीच में सप्ताहों की संख्या कितनी? 6। तो ये 6 की सीट है, तो ये आपका आ जाएगा 6। फिर 190 से 200 बीच में कितनी है? 2। तो ये 2 की सीट हो जाएगी, ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये सप्ताहों की संख्या 5 है। यहाँ पर कितनी है? तो ये शायद 9 थी, ये आ जाएगी 20 हो जाएगी। ये वापस आगे 9 आ गई है। सॉरी ये 10 थी। ये कितनी थी? 10 थी। ये 10 थी। ये थोड़ा सा नीचे है, ये 9 पर है। कहाँ है? ये 9 पर है। और उसके बाद ये अगला कितना? 180 वाला, 180 वाला 6 पर है और सीट 2 पे है। तो इस प्रकार अपन ने ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये जुड़वा ग्राफ बनेगा। वर्ग अंतराल वाला ग्राफ हमेशा जुड़वा बनता है। आप लोगों ने इसको भी गलत बनाया था। यहाँ पर देखिए, तो इसका बारंबारता बहुभुज हमें आयत चित्र बनाना था, वो हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार आपका 2024 का जो ये कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इस प्रकार से रहा है। बढ़िया आसान प्रश्न पत्र था आपका। ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। एक आधे सवाल थोड़े लेवल के थे, बाकी बड़ा आसान प्रश्न था। बड़ा इजी पैटर्न भी बनाया है। एक एक नंबर के प्रश्नों की संख्या भी बहुत अच्छी रखी है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा पेपर रहा है। आपका पेपर कैसा हुआ ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और ये सॉल्यूशन आपको किस प्रकार लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसको आगे से आगे आपके दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाए। अपने स्टेटस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको जरूर भेजें, ताकि ये चीज़ें सबके पास पहुंच सके और सबका पता चल सके कि उनको सवाल कैसे करना चाहिए था और वो कैसे करके आए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे और भी अपन एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज के लिए यहाँ तक ही देखेंगे। अंत में यही कहूँगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।